नोट्स बनाना है किस चीज का? इस क्लास का। नहीं देखो यार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और इसके सेशन के बाद अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो सिर्फ आपका रिवीजन होगा, कुछ ऐसा नोट्स बनाने उनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब अगर आप इस सेशन के बाद आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको चीजें और बेहतर वे में क्लियर होती चली जाएंगी, अगर आपको इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वैसा लगता है तो, कि ये समझ नहीं आता है, लिंकेज की दिक्कत है तो। चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बोलता हूँ मनी मार्केट तो आपको दिमाग में क्या आता है? मतलब मनी मार्केट, मैंने सिंपल बोला मनी मार्केट, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक चीज को कॉमन सेंस से लेकर करो तो बहुत अच्छे से रहेगा, चीजों को करना बहुत आसान भी रहेगा। स्टॉक मार्केट। हाँ, जिसका मनी मार्केट। मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से लेस होता है, तो वो मनी मार्केट में आता है। ओके ओके, बहुत सही बहुत एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, आपने सही बताया, एकदम सही। लेकिन वहीं पे अगर बात हो जाती है कि अगर मैं किसी एक पर्सन को ऐसे को समझाऊं कि मतलब जिसको आता नहीं है कुछ, तो मैं उसको कैसे समझा पाऊंगा? जैसे मैम ने एग्जैक्टली सही बोला है कि जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, ये वो मैम ने काफी अच्छे से समझा है। लेकिन मैं एक स्क्रैच बंदा हूँ, मेरे को नहीं पता है कि मनी मार्केट क्या होता है, तो मेरे को समझ नहीं आएगा चीज की व्हाट इज मैच्योरिटी। अब मैं मैच्योरिटी में ही फंस जाऊंगा, है ना? मैम ने बताया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बोला है मैम ने, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन अच्छी है। लेकिन मनी मार्केट में अगर मैं सिंपल बोलूँ तो मेरे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है कि पैसों की मार्केट, मनी मतलब मेरे लिए तो पैसा है, क्योंकि मैं कुछ जान ही नहीं रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, यूपीएससी में आने के बाद मैं इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो क्या समझ आएगा मनी मार्केट यानी कि पैसों की मार्केट। हाँ यार, पैसे किस चीज से रिलेटेड होते हैं? मतलब बेसिकली यार बैंक वगैरह से या कंपनीज वगैरह से। ओके अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी, फिर मैं बोलूंगा कि यार ये अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसको भी पैसों की जरूरत हो रही है। ओके एग्जैक्टली, अच्छा अच्छा। तो मतलब वो जो पैसे अपने लिए ले रहा है एक तरीके से कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, किसी एक जस्ट लाइक अगर मैं कोई एमएसएमई स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को पैसे की जरूरत है, या एक मैं छोटी सी कोई कंपनी भी स्टार्ट करता हूँ, या मैं कुछ भी अपने एक बिजनेस से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मेरे को पैसे की जरूरत होगी। इतना तो करोड़पति कोई नहीं होगा कि जो कि डायरेक्टली कंपनी को ऐसे ही स्टार्ट कर सके। अडानी है, अडानी को भी जरूरत पड़ती है, पैसे लेते हैं बैंक से। मुकेश अंबानी जी हैं, वो भी लेते हैं, सब लेते हैं। तो इनकी जो संपत्ति हम दिखाते हैं कि इतने लाख करोड़ है ये सब, वो टोटल कुछ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, नहीं। इनके अलग अलग कंपनीज में अलग अलग इन्होंने कुछ चीजें खरीद रखी हैं, है ना? या इनके स्टॉक की वैल्यू ये है या वो है, अभी देखेंगे स्टॉक्स वगैरह ये सब क्या है ना? तो सिंपल वे में मेरे को समझ में आ जाता है कि मनी मार्केट इन द सेंस कि पैसों का लेन देन किसी मार्केट में, है ना? अब इकोनॉमिकली टर्म्स में अगर मैं इसको देखूंगा या चीजों को समझूंगा तो अभी हम डिटेल में देख लेते हैं इन सब चीज को। जैसे कि चैप्टर 14 डायरेक्टली बोल रहा है सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, है ना? चैप्टर का नाम ही क्लियर कर दे रहा है ये सब चीजों को। अब चलो ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया है, तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? देखो बेसिकली बात है, बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स तो नहीं आएंगी ज्यादा, जो कि हमने देख लिया है चैप्टर 12 में, बैंकिंग इन इंडिया जब हमने पढ़ा था कि इस तरीके, मतलब हमने वहां पे क्या देखा था कि मनी सप्लाई वगैरह को किस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है। वहां पे हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे इकोनॉमी में पैसे का एक तरीके से कितनी इन्फ्लेशन हो रही है, कितनी महंगाई आ रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें आरबीआई का क्या रोल रहता है। इफ अगर हम कंपनी से, मतलब अगर हमको लोन की जरूरत है तो हम बैंक के पास जाएंगे तो वो किस रेट पे देगा, कैसे देता है, वो हम किस में पढ़ चुके हैं? बैंकिंग इन इंडिया में। लेकिन वहीं पे सिक्योरिटी मार्केट में हम पढ़ेंगे कि ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो जो भी कंपनीज है, अडानी है, कोई भी ए टू जेड, कोई सी भी, आदित्य बिरला ग्रुप ले लो, ये सब यार पैसों की इनको भी जरूरत पड़ती है। क्या सिंपल इनके पास एकमात्र तरीका है कि ये बैंक के थ्रू ही लोन लेके अपनी कंपनी को चलाएंगे? अगर इस तरीके से होता कि ये बैंक के थ्रू ही कंपनी को चलाएंगे तो आम लोगों को लोन देने के लिए बैंक के पास कुछ पैसा ही नहीं बचता। क्या करते बैंकों को? क्या बैंक सबसे पहले प्रीफर किसको करती है लोन देना? जो बिजनेसमैन है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मेरे को मैं वहां पे ज्यादा पैसा दूंगी और तो मेरे को वहां से ज्यादा रिटर्न आएगा, तो लोगों को वो देते ही नहीं, है ना? तो कंपनीज के पास बैंक ही एक ऑप्शन नहीं है पैसे को लेने का, या उनको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे खरीदने का, उनके पास अदर भी ऑप्शंस रहते हैं। अब वो क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा सबसे पहले मेरे को एक चीज बता दो आप, जस्ट लाइक जैसे शार्क टैंक इंडिया चल रहा है आजकल, दो सेकंड सीजन आ रखा है उसका, है ना? तो आप उसमें काफी चीजें सुनते होंगे बार बार, चाहे कोई भी एक वो है
मतलब कोई भी इन्वेस्टर है वो हमेशा एक चीज बोलता है, या कोई भी एक न्यू एमएसएमई वाला कोई आया, कोई बिजनेस मॉडल लेकर आया अपना, तो बोलता है कि मेरे को 1% इक्विटी के बदले 10 करोड़ रुपए चाहिए, या 1% इक्विटी के लिए मेरे को 60 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो वहां पे क्या चीज बोल रहा है कि वहां पे इक्विटी से आप क्या मतलब समझ रहे हैं कि इक्विटी क्या है? वो जब वो बोलता है कि मेरे को 1% इक्विटी में 10 करोड़ चाहिए, या 10% इक्विटी में मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो जो इक्विटी है वहां पे, वो इक्विटी क्या है? अगर कोई बताना चाहे प्लीज सर बता सकते हैं। सर बेसिकली सर दे टॉक अबाउट देयर शेयर ओनरशिप इन लेमन टर्म। देखो अब यहाँ पे फिर वही कंफ्यूजिंग टर्म्स आ जाती हैं कि अब शेयर और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम दोनों चीजें अलग अलग देखते हैं। शार्क टैंक में शेयर क्यों नहीं बोलते हैं, वो इक्विटी ही क्यों बोलते हैं? हमने दोनों चीज अलग देखी है। हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट का इसमें इतना शेयर है, इसका इतना शेयर है, तो यहाँ पे इक्विटी और शेयर में क्या डिफरेंस आ गया? जब वन ऑफ द सेम टर्म है इक्विटी एंड शेयर, देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड शेयर? इफ अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज बता सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सर आप एक लॉजिकली माइंड सोच के बताइएगा। सर इक्विटी सर मोर और लेस सर वेल्थ से थोड़ी ज्यादा रिलेट करता है, ज्यादा क्लोज है थोड़ी वेल्थ से। हम्म। ओके, ठीक है। और कोई एनीवन अगर कोई बताना चाहे? यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं आता है, तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि अगर गलत भी बताया जा रहा है तो प्लीज बताएं, है ना? अगर गलत भी बताना हो तो बताइए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहीं से ही आपका हेजिटेशन निकलेगी, है ना? ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम की अपनी हेजिटेशन को निकालना इंटरव्यू के लिए। बताइए गलत भी अगर बता रहे हैं, कोई भी एनीवन, कुछ भी बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कुछ भी बताइए कि आप ये समझते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, है ना? देखो एक्विटी, ये कुछ बोल रहे हैं जितेंद्र विश्वकर्मा जी, आप का माइक ऑन है, तो अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, फिर मैं बाद में बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत। सर मुझे लगता है कि जो जैसे शेयर होता है, इक्विटी इक्विटी मतलब आप डिसीजन मेकिंग अगर होता है सर, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेयर में सर ऐसे कुछ होता होगा सर, आई डोंट टाइप सो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो इतनी भारी टर्म्स नहीं है ना, लेकिन हमको लगता है कि यार ये क्या है क्या नहीं है। वन ऑफ द सेम थिंग है इक्विटी एंड शेयर, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन देम। अभी वो क्या डिफरेंस है हम समझ लेते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई, मैं शार्क टैंक का ही ले लेता हूँ, क्योंकि अगर हम डेली टू डेली लाइफ से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से रहेगा चीजें क्लियर करना। देखो शार्क टैंक में आता है, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज चली गई है, मेरे को लगा अभी, यस सर, आ रही सर। है ना? आवाज हाँ। तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैं शार्क टैंक से ही लेके बता देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ इकोनॉमिक्स को डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके करा जाए तो ज्यादा बेहतर है। इक्विटी कुछ नहीं है, मान लो 100% की होल्डिंग मेरी है, मैंने एक कंपनी कोई खड़ी करी, और मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी खड़ी कर रहा हूँ, है ना? अब मैंने जब कंपनी खड़ी करी तो 100% ओनरशिप उसमें मेरी है, किसी और पर्सन की नहीं है। मतलब मैं ही अपनी कंपनी का मालिक हूं, मैं ही अपनी कंपनी का राजा हूं, है ना? मैं ही सब कुछ। अब क्या होता है कि मेरे को पैसे की जरूरत पड़ती है, मेरी कंपनी लॉस में जाती है। मतलब लॉस में ये छोड़ो कि मैं अपनी कंपनी को बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी कंपनी में दूसरा मोबाइल भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैठाने के लिए मेरे को पैसे की जरूरत है। सेम शार्क टैंक में भी वही आते हैं, है ना? वो अपना पैसा किस लिए लेना आते हैं कि उनको कुछ आगे करना होता है, या उनको एडवर्टाइजमेंट करना होता है, तो उसके लिए पैसे लेने आते हैं ये सब। अब मेरे को अपनी कंपनी के लिए अदर कोई एक यूनिट सेटअप करनी है, जिससे कि मैं अदर कंपनी का भी पैसा, मतलब अदर कंपनी का भी मोबाइल बना पाऊं। अब यार मैं बैंक के पास अप्रोच लेके जाऊंगा तो मेरे पास इतना वो है नहीं कोलेट्रल, जो कि मैं कोलेट्रल रख के ले सकूं पैसा, है ना? बैंक मेरे को कोलेट्रल पे देगा पैसा। अब बैंक का अलग अलग सिनेरियो चलता है। अब मैं क्या करता हूँ कि यार एक मैं किसी
ऐसे व्यक्ति को लेकर आता हूँ जिस व्यक्ति का एक्सपीरियंस इस फील्ड में भी है, और मैं उसको एज अ इन्वेस्टर अपनी कंपनी में रख लेता हूँ, है ना। अब क्या होता है कि सिंपल वे में, कि जब मैं अपनी कंपनी को लेकर आऊंगा तो यार उसको कुछ परसेंट उसमें से प्रॉफिट भी चाहिए होगा। अब यार वो बंदा, जो सामने वाला बंदा है, वो मेरी कंपनी सर आवाज नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे जैसा बोलते हैं ना, फ्रेंड विद बेनिफिट, तो यहाँ पे भी सेम वही है। हेलो सर आवाज ब्रेक की यार, वजह से सब नेटवर्क सुन इशू हो गया। मैं दोबारा बोल देता हूँ। अब सेम वही चीज होती है कि जब फ्रेंड विद बेनिफिट वाली बात आ जाती है तो यहाँ पे, या जब सामने वाला बंदा मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको, अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? सर अभी तो भी आ कट रही रही है? है सर। आ रही है सर। और बोल दो सर। अरे सॉरी यार, वो सारी कॉल अभी आनी थी एक साथ ही, 3-4 कॉल आ गए, तो वो उसमें इस वजह से नेटवर्क इशू हो गया। सॉरी उसके लिए, है ना। तो मैं बोल रहा था, अब यार मैं सामने वाले बंदे को अगर इन्वेस्टर एज अ लेके आ रहा हूँ, वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको भी कुछ चाहिएगा ना, प्रॉफिट वगैरह कुछ भी A to Z। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई एक काम करो, मैं तुमको अपनी कंपनी का कुछ शेयर दे देता हूँ। शेयर इन द सेंस कि एक काम करो, या एक मतलब इन, अभी शेयर को ध्यान में मत लाओ, कि एक काम करते हैं, मैं अपनी कंपनी को 1% डाइल्यूट कर देता हूँ, या 10% डाइल्यूट कर देता हूँ। अब 10% मैंने जब डाइल्यूट करी, मतलब 10% इक्विटी तुम्हारी है। पहले स्टार्टिंग में 100% ओनरशिप मेरी थी। अब मैंने उसको बोला कि 10% इक्विटी कंपनी की मैं तुमको देता हूं। अब उस 10% में आप, मतलब इन द सेंस, मैं 10% के बदले उससे 10 करोड़ रुपए ले रहा हूँ, कि मेरे को आप 10 करोड़ रुपए दीजिए, मेरे को अदर कंपनी को सेटअप करनी है, और मैं 10% आपको अपनी कंपनी का एज अ इक्विटी में आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, उसने बोला कि हाँ चलो ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने सुना भी होगा। अब सेम इसको रिवाइव करिए, जिस टाइम पे आप शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, ये पीयूष बंसल वगैरह, ये जो जितने भी ये बैठे रहते हैं, लेंसकार्ट वगैरह वाले, तो क्या बोलते हैं कि भाई ये इनोवेशन वगैरह जितने भी ये है, ये रिस्की काम है यार, लॉस भी सहना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी मिलेगा। तो वो बहुत, अगर ऐसा होता कि सिर्फ उनको प्रॉफिट का ही शेयर मिलता उसमें, तो हर एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता शार्क टैंक इंडिया में, है ना। लेकिन अगर वो इक्विटी ले रहे हैं तो उनके लॉस में भी उनको उसका वो उठाना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, रिस्की बिजनेस है। आपने सुना होगा कि एक लड़का आया था, उसमें महाराष्ट्र का, पुणे के पास का, वो फार्मर के लिए उसने एक मशीन बनाई थी। वो बंदा सिर्फ एक अपना बिजनेस मॉडल लेकर आया था, सिंपल इन्वेंशन करके, है ना। मुकेश करके नाम था उसका। तो उसमें पीयूष बंसल ने इन्वेस्ट करा था। तो उसने बोला कि यार मैं इसमें काफी रिस्क लेके कर रहा हूँ इन्वेस्ट वगैरह, लेकिन हाँ मैं कर दे रहा हूँ। तो यानी कि आपको वहां से एक चीज समझ में आई कि भाई उसमें सिर्फ उसको प्रॉफिट नहीं, उसके लॉस में भी उसको सहना, साथ में रहना पड़ेगा। यानी कि अगर उसने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, तो कल को वो ये नहीं बोलेगा कि लाओ मेरे 10 करोड़ रुपए दो, आप अपनी इक्विटी अपने पास रखो, है ना। अगर वो उसका प्रॉफिट में भी उसके साथ है, तो उसको लॉस में भी उसके साथ रहना पड़ेगा, है ना। अगर 10% उसने लिया है, तो मान लो अगर कंपनी कल को चल के 10 लाख रुपए कमाती है, तो 10 लाख में से 10% उसको उसको देना पड़ेगा जिसने 10% इक्विटी ली है उसकी कंपनी में। यानी कि 10%, 10 लाख का 1 लाख रुपया, है ना। क्योंकि उसने 10% इक्विटी लेके वो उसकी कंपनी की बैठा है ना। मैंने, मान लो मैंने ही अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है और 10 करोड़ रुपए दिए हैं 10% इक्विटी के बदले, अगर उस कंपनी को कल को 10 लाख का फायदा होता है, तो 10% वो मेरे को भी देगा, है ना। तभी तो ऐसा होता है ना, वो तीनों इन्वेस्टर, कभी कभी आपने देखा होगा कि 3 इन्वेस्टर्स एक साथ आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार 4-4% मिलेगा हमको इक्विटी में, हम तब भी तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्या ही इसमें प्रॉफिट शेयर हमको मिलेगा, है ना। तो यानी कि अगर वो उसके उसमें भी साथ है, तो उसके लॉस और प्रॉफिट दोनों में उसको करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिस्की इन द सेंस होता है चीज, है ना। तो इक्विटी में डायरेक्टली अगर उसने 1% भी अपनी कंपनी को डाइल्यूट करा है, तो 1% उसको देना पड़ेगा। उसको, आई थिंक किसी का माइक ओपन है। सर, 1% 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 1
इशू कर रहे हैं। एक बार आप अपना माइक ऑफ बंद करें। करो। जितेंद्र विश्वकर्मा जी, आप एक बार माइक ऑफ कर लीजिए अपना, या फिर म्यूट करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपको बेसिकली, अच्छा चलो ठीक है, वो भी चलेगा, कोई नहीं। तो आपको बेसिकली अभी ये चीज समझ में आई, तो आप बताइएगा कि अभी इक्विटी में ऐसा कोई इशू है ना। आई होप कि अभी तो नहीं हुआ होगा कुछ इशू, क्योंकि अभी शेयर को देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा आ सकता है ना। अभी इक्विटी में ऐसा कोई इशू है तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि आगे फिर हम चीजों को देखेंगे जिस हिसाब से, तो फिर वैसे ही आने लगेगा, है ना। अब हम वन ऑफ द सेम थिंग शेयर को भी बोल देते हैं कि यार शेयर में भी तो वैसे ही करते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है, देखो। अब इसमें शेयर में क्या डिफरेंस आ जाता है, देखो कि जस्ट लाइक कि अगर मान लेते हैं ना हम कि जैसे LIC कंपनी है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि LIC कंपनी के अंदर क्या है कि जस्ट लाइक कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, हम उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, है ना। हम उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे ना, तो अब प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे अभी कि उसका 51% स्टेक गवर्नमेंट के पास रहेगा। मतलब सिंपल, अगर हम नॉर्मल वे में जानते हैं, LIC को भी छोड़ो, कि अगर किसी की 100% कंपनी है तो वो पहले तो खुद उसका ओनर होता है 100% जिसके पास है, लेकिन अगर उसके पास उसमें से 49% अपनी कंपनी का हिस्सा रह जाता है, और जैसे ही 51% उसका हिस्सा किसी और के पास चला जाता है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग वगैरह सारी उसकी होंगी, जो कि जिसके पास सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा कंपनी का, कितना 51%, यही तो बोलते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन क्या बोल देते हैं कि इफ अगर कंपनी का स्टेक गवर्नमेंट के पास 49% आ जाता है और 51% वो मतलब लोगों को बेच देती है, मतलब प्राइवेटाइजेशन कर देती है कि उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास 49% रह जाता है और 51% अदर पीपल्स के पास चला जाता है। तो हम कब बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन हो गया, जिस टाइम पे गवर्नमेंट के पास 49% स्टेक रह जाता है किसी कंपनी का और 51% चला जाता है किसी और के पास। चलो ठीक है, इतना ये सिंपल वे में हमको समझ आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे चीजें कैसे डिफरेंट होने लगती हैं इक्विटी और शेयर में। देखो, इक्विटी एक तरीके से ओनरशिप का स्टेक है ना। इक्विटी एक ओनरशिप टाइप से स्टेक है, जो कि मार्केट में आप किसी और पर्सन को नहीं बेच सकते हैं, ध्यान रखना। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, लेकिन मतलब कभी कभी समझ नहीं आता है जो मैं आपको अभी चीज बोल रहा हूँ ना, इसको ध्यान रखना चीज को। इक्विटी को कभी आप किसी थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकते हैं। मान लो अगर मैंने किसी कंपनी में 10% इक्विटी ले ली है 10 करोड़ के बदले में, तो मैंने जो 10% इक्विटी ली है वो मैं किसी थर्ड पर्सन को इजीली ट्रेड नहीं कर सकता हूं। अभी जब हम देखेंगे ना IPO FPO वगैरह, उन सब में भी चीजें देखेंगे कि क्या होता है, मतलब किस तरीके से थर्ड पर्सन को चीजें दी जाती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब, है ना। इक्विटी किसी भी बिजनेस में आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो। पार्टनरशिप यानी कि जिसमें अगर दो पार्टनर भी हैं तो तब भी आप उसकी इक्विटी दे सकते हैं किसी को भी। अगर प्रोप्राइटरशिप आप समझते हो, प्रोप्राइटर लिखा रहता है, जो भी छोटी मोटी फर्म होती है उसके नीचे हमेशा लिखा रहता है PROP। PROP का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब कर्ता धर्ता, कर्ता धर्ता कौन है उसका नाम लिखा रहता है ना। अगर कोई भी कॉरपोरेशन है या पार्टनरशिप फर्म है या कोई बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में चल रहा है, उसमें भी आप काफी अच्छे से इक्विटी जनरेट कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस कि अगर मेरे साथ कोई दूसरा पार्टनर है, हम दोनों की रजामंदी होगी तो हम 10% अपनी कंपनी के किसी को दे देते हैं। सेम शार्क टैंक इंडिया से कनेक्ट करो, वहां पे जो बंदे आइडियाज लेकर आते हैं, जिनकी पहले से ही कंपनीज होती है, उसके अंदर 3-4 बंदे रहते हैं जिनकी इक्विटी आपस में डिवाइडेड रहती है। अब उस इक्विटी में से भी वो कुछ इक्विटी सामने वाले इन्वेस्टर को देते हैं, मान लो अमन गुप्ता को दे दिया या पीयूष बंसल को दे दिया। तो इससे क्या आपको पता चला कि इसमें कोई भी पार्टनरशिप फर्म भी इक्विटी जनरेट कर सकती है। बहुत इजीली प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, कैन पार्टनरशिप फर्म कैन जनरेट इक्विटी। मैं अगर ये स्टेटमेंट डाल देता हूं तो ये अपने आप में स्टेटमेंट सही होगा, ध्यान रखना। बहुत बेसिक बेसिक चीज से क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी में, है ना। तो ध्यान रखना कि पार्टनरशिप फर्म भी इक्विटी जनरेट कर सकती है। आप दिमाग में एकदम शार्क टैंक ले आना, है ना। अब क्या होता है, अब चलो ठीक है, इतना हमको समझ में आ जाता है कि हाँ इतना हो जाता है। डाउट है।
हाँ बताइएगा बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज। सर आपने आपने जो कहा कि पार्टनरशिप फर्म भी इक्विटी जनरेट कर सकती है, बट सर पार्टनर का तो कंसेंसस चाहिए ना सर इसमें। हाँ पार्टनर का चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है इक्विटी जनरेट, और पार्टनर का कंसेंसस चाहिए। जैसे शार्क टैंक में होता है ना, 3-4 बंदे आते हैं, वो 3-4 बंदे वहीं पे खड़े रहते हैं, तो वो उनसे पूछता है कि आपका कितना इक्विटी है इसमें, आपका कितना इक्विटी है यस इसमें, सर। फिर उन विथआउट सब में कंसेंसस सर कंसेंसस। मैं विथआउट सर अपने पार्टनर के कंसेंट से मैं इक्विटी सर मतलब वो किसी को नहीं दे सकता ना। हाँ, विदाउट कंसेंसस क्या होगा कि आपस में आपके बीच में टसल होंगे, है ना, हाँ राइट आपके सर, यस बीच सर, में यही था टसल डाउट। होंगे, फिर आपकी कंपनी फिर डिवाइड हो जाएगी। आप फिर वही होता है जी कि यार मैंने तो अपनी इक्विटी का कुछ परसेंट दे दिया, फिर वही है ना कि आपकी कंपनी फिर चल नहीं पाएगी, है ना। जी, ओके ओके, ध्यान थैंक देना। यू सर। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, और उसको मैं साथ में क्लियर भी करूंगा। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं और वो स्टेटमेंट ध्यान रखना। ऑल इक्विटी डज नॉट शेयर, सारी इक्विटी शेयर नहीं होती हैं। अभी मैं इसको क्लियर भी करूंगा, ध्यान रखना। अभी मैंने शेयर के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मैंने क्या बोला, सारी इक्विटी शेयर नहीं होती हैं, लेकिन सारे शेयर्स इक्विटी होती हैं। ये बस दिमाग में रख लो। मैं अभी इसके बारे में चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैंने बोला है, ये आपको अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर नहीं पता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कुड यू रिपीट सारी सर प्लीज। मतलब ऑल इक्विटी, मतलब जितनी भी सारी इक्विटी होती है वो शेयर नहीं होते हैं, लेकिन सारे शेयर्स इक्विटी होते हैं। अभी मैं शेयर को क्लियर करूंगा, लेकिन अभी इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखो बस, कि सारे शेयर इक्विटी, मतलब जितने भी टोटल शेयर होते हैं वो इक्विटी होते हैं, बट सारी इक्विटी शेयर नहीं होती हैं। तो ऐसा बेसिकली डिफरेंस क्या आ जाता है, जो कि सारे शेयर्स इक्विटी हो जाते हैं लेकिन सारी इक्विटी शेयर नहीं होते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली शेयर का क्या होता है, मतलब अगर मैं शेयर की बात कर लेता हूं, अगर किसी और को भी अगर कुछ बताना है, इक्विटी तो मैंने अभी थोड़ा बहुत क्लियर करा है आप लोगों का, अगर शेयर में किसी को कुछ ऐसा सच बताना है कि हाँ शेयर ये होता है, तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा, अगर ऐसा सच किसी को लग रहा हो तो, कुछ भी A to Z सर जिसको इक्विटी भी। पार्टनरशिप में खरीदा जा सकता है। हम्म हम्म, हेलो। हाँ और कोई। हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज, और कुछ बोल रहे थे। इक्विटी पार्टनरशिप में खरीदा जा सकता है। हम्म सर शेयर्स काइंड ऑफ प्रपोर्शन टाइप का एक होता है, हम्म हिस्सेदारी कह सकते हैं आप। हाँ 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 हाँ, आप सही बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। जी और थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करिएगा। सर, जैसे कि मेरे पास मतलब मेरे कंपनी में मतलब 10 शेयर्स हैं, मतलब सॉरी 10 मतलब एक इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम लोग बांट लेंगे कि मतलब एक शेयर में इतना वेल्थ आ जाएगा, एक शेयर में इतना वेल्थ आ जाएगा, और उस प्रपोर्शन को ही हम फिर दूसरे को बांटते हैं। सर मतलब मैं समझ गया हूँ, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, बहुत सही आपने एक्सप्लेन करा है, बहुत सही एक्सप्लेन करा है, लिटरली आप समझने की कोशिश करो, जो मैं चीज बोलने वाला था आपने वो चीज एक्सप्लेन करी है, बस थोड़ा सा और बोल दीजिए, क्योंकि आपका भी अच्छा रहेगा। अब अगर आप ऐसे बोलेंगे आपको भी बेनिफिट होगा। आप सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोला है आपने, एक बार और बोलिएगा। सर जैसे कि मेरा एक कंपनी है, जैसे कि 10 रुपीज का, लेट्स सपोज एग्जांपल 10 रुपीज का पूरा मेरा पूरा वेल्थ है, और मुझे और मनी चाहिए मतलब मार्केट से, तो मैं अपना कुछ उसमें उसका कुछ प्रोपोर्शन मैं मार्केट में दे दूंगा। जैसे कि लेट्स सपोज मैं 8 रुपीज रखूंगा और 2 रुपीज मैं पब्लिक में दे दूंगा, और उससे पैसा मतलब वो कर लूंगा, और वो 2 रुपीज का जो मतलब जितना बनता है उनका ओनरशिप वो पब्लिक के पास चल देगा, ऐसा ही कुछ है। नहीं बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, आपने थैंक यू काफी सर। अच्छे से। हाँ हाँ, नहीं बहुत सही, बहुत सही। देखो इन्होंने बात बहुत सही कही है, बेसिक डिफरेंस बस यही है, यहीं पे हमको कंफ्यूजन हो जाता है ना। देखो अभी मैं बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। इक्विटी में जैसे उन्होंने बोला ना कि 10 रुपए की अगर मेरी कंपनी है, 10 रुपए की अगर मेरे पास कंपनी है, तो अगर मतलब इन द सेंस कि मैंने अपने पास 8 रुपए रख लिए हैं, तो जो 2 रुपए हैं, जो 2 रुपए की बेल्ट है, मैं उसको मार्केट में दे दूंगा, और मार्केट को उसके बदले मैं उसको ओनरशिप राइट दे दूंगा कि भाई अब
तुम भी इसमें मतलब जस्ट लाइक जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स होती है या कुछ भी इन द सेंस कि अगर डिसीजन मेकिंग वगैरह में मैं तुमको उसमें वो सब चीजें दे दूंगा, है ना। अभी मैं थोड़ा सा अभी और बेसिक में क्लियर चलेंगे, तो फिर इक्विटी और शेयर में क्या डिफरेंस हुआ, अभी थोड़ा सा चलेंगे, अंदर भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा पहले एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में। देखो, पहले बेसिक चीज, पहले जड़ को देखेंगे फिर उसके बाद ऊपर निकल के आएंगे। मतलब पहले कलर्स को देख लेते हैं फिर उसके बाद ड्राइंग बनाएंगे, क्योंकि ड्राइंग बनाने से पहले हमको कलर को सिलेक्ट करना जरूरी है ना। विदाउट कलर को सिलेक्ट करें हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे काफी अच्छे से, है ना। तो पहले इनके कलर्स देख लेते हैं फिर उस कलर से ड्राइंग बनाएंगे काफी अच्छे से। तो जो शेयर्स होते हैं ना, मैं अभी बेसिक डिफरेंस बता दे रहा हूँ, फिर उनके बीच में काफी अच्छे से बताऊंगा। देखो, अगर किसी को शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना हो, मतलब अगर किसी को मान लो कि जस्ट लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट में यार इसके शेयर आए हैं, भाई तूने एल नहीं खरीदे, एलआईसी के शेयर आए हैं, या मान लेते हैं कि यार आईआरसीटीसी के शेयर्स, या इसमें इन्वेस्ट नहीं करा, ये सब तो शेयर्स में कुछ नहीं करते हैं वो। इन द सेंस क्या करते हैं, एक तरीके से आपको आप समझते होंगे कि जस्ट लाइक अगर मैंने किसी भी एक ब्रोकर ऐप के थ्रू वो शेयर को खरीदा तो मैं उसको इजीली बेच भी देता हूँ, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको सालों साल अपने पास रख रहा हूँ, मैं उसको बीच में बेच भी देता हूँ जब मेरे को पैसे की जरूरत होती है। तो यानी कि यहाँ से सिंपल एक चीज समझ में आई कि शेयर को इजीली बेचा भी जा सकता है, लेकिन वहीं पे इक्विटी को बेचा नहीं जा सकता। शेयर्स आर मतलब शेयर्स क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कोई किसी भी पर्सन के, मतलब जस्ट लाइक मेरे को भी 200 रुपए की जरूरत पड़ी तो मैं 200 रुपए का शेयर इशू कर दूंगा। अब 200 रुपए की जरूरत पड़ी तो आपने मेरा वो शेयर खरीद लिया, अब उसको आप किसी और को बेच भी देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। मतलब शेयर को आप किसी और को भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यानी कि शेयर्स को आप इन द सेंस कि एक शॉर्ट अमाउंट के मतलब अगर आपके पास डेफिसिट आया है शॉर्ट अमाउंट के लिए, जस्ट लाइक जैसे हम कॉल मनी मार्केट में पढ़ते थे, है ना। कॉल मनी मार्केट में क्या है कि आपको रात में ही अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ गई है तो 14 दिन के अंदर अंदर आप अगर रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं। तो उस तरीके से शेयर जो होते हैं वो काफी अच्छे से ट्रेडेबल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जितने भी होते हैं, है ना। और इनको शेयर्स को कंपनी ही इशू करती है, शेयर्स को ओनली कंपनी ही इशू करती है, ये ध्यान रखना। प्राइवेट फर्म्स या जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो कभी इशू नहीं करती हैं, वो कभी इशू नहीं कर सकती हैं। सिर्फ कंपनीज ही शेयर्स को इशू करती हैं। आपका कोई भी अगर जैसे कि शार्क टैंक में आते हैं तो वो शेयर थोड़ी देते हैं, है ना। क्योंकि कभी भी ये छोटी मोटी जितनी भी कंपनी मतलब जितने भी ये स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो शेयर कभी इशू नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इक्विटी में क्या होता है कि अगर लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा वो काफी अच्छे से झेल सकते हैं, लेकिन शेयर में क्या होगा कि सामने वाले बंदे ने शेयर खरीद लिया, उसका ओनरशिप आ गया, वो उस बिजनेस को उल्टा सीधा कर दे, क्योंकि एक तो वो वैसे ही स्टार्टअप आया है, उसकी डिसीजन मेकिंग गलत है जैसे भी है, तो वो उसकी वजह से खतरे में भी पड़ सकता है ना। और शेयर्स में क्या होता है कि शेयर्स एक तरीके से ऐसे समझ लो कि मतलब एक शॉर्ट टर्म प्राइस, मतलब एक तरीके से शॉर्ट पीरियड के लिए अगर किसी के द्वारा वो करा गया है, होते दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इसमें। तो इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो सारे शेयर्स हैं वो इक्विटी की तरह होते हैं, बट सारी इक्विटी शेयर्स की तरह नहीं होती हैं। क्योंकि मान लो अगर कल को कोई बंदा 90% इक्विटी अपनी दे देता है और वहीं पर अगर कोई बंदा शेयर दे देता है 90%, तो 90% शेयर मतलब जस्ट लाइक अगर मैंने किसी कंपनी के 90% इक्विटी खरीद ली है 10 करोड़ में, तो मैं वहां पे उसको काफी अच्छे से मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा 90% ये सब मेरे पास आएगा, और मैं काफी अच्छे से उसमें चीजों को बता भी दूंगा। मतलब जस्ट लाइक जैसे पीयूष बंसल क्या करता है, वो बोलता है ना कि हम आपकी कंपनी को टाइम भी देंगे, अगर लॉस होगा वो भी झेलेंगे, प्रॉफिट होगा वो भी झेलेंगे। लेकिन शेयर्स में क्या होता है, बंदा सिर्फ प्रॉफिट वगैरह के लिए ही इसमें इन्वेस्टर करते हैं, मतलब वन ऑफ द सेम थिंग एक्सक्यूज है। मी सर। हम्म। सर आपने अभी कहा था कि मतलब शेयर अगर किसी को हम दे देंगे तो वो इन्फ्लुएंस कर देगा डिसीजन। सर उसके लिए भी तो सर एक लिमिट होता है ना कि उतना शेयर होगा हाँ तभी आप डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर हाँ पाएंगे। हाँ, आप एक दो शेयर एग्जैक्टली। खरीद के थोड़ी कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक दो शेयर खरीद कर नहीं कर सकते, इसलिए तो अगर आपने देखा होगा कि अगर रिलायंस कंपनी का कोई शेयर निकलता है तो हर किसी को शेयर नहीं मिलता है। जो उसकी मैक्सिमम मैक्सिमम जस्ट लाइक जैसे 13,000 रुपए में कोई शेयर निकले, तो 13,000 रुपए में अगर शेयर निकले तो 13,000 रुपए में जिसने खरीदे हैं तो वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं। अगर किसी ने वहीं पे 13 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो शेयर को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलने की उसकी होती है, जिसने मैक्सिमम अमाउंट वगैरह ये सब दिया हो या टाइमली वो करा हो। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं, अभी चीजों को देखेंगे ना क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं उन पे, जिस वजह से करते हैं। अभी तो हम थोड़ा सा बेसिकली बेस में चल रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, अभी देखेंगे चीजों को, ऐसा नहीं है। अभी जिस टाइम पे आईपीओ एफपीओ वगैरह ये सब अभी आने वाली चीजें हैं, है ना। तो उसमें देखेंगे काफी अच्छे से अभी क्या है क्या नहीं है।
तो उससे अभी थोड़ा सा उससे आगे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट को ऐसा समझ लो, अगर मैंने जस्ट लाइक अगर मैं कोई भी एक पेन बेच रहा हूँ और मैंने आपको मतलब जस्ट लाइक कि मैंने कोई पेन बेचा और पेन आप में से किसी ने वो ले लिया है ना, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। लेकिन अब आप उस पेन को किसी और को बेच देते हैं, तो जो आपने मेरे से पेन लेकर किसी और को बेचा, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। मतलब प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, डायरेक्टली डीलिंग है किससे, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। जस्ट लाइक मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई पेन कर रहा हूं और आपकी डायरेक्टली डीलिंग मेरे से और आपने मेरे से खरीदा है, तो दिस इज अंडर कम्स अंडर प्राइमरी मार्केट, क्योंकि आपकी डायरेक्टली डीलिंग मेरे साथ हुई है। अब उसी पेन को आप मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को बेच देते हैं, तो दिस कम अंडर सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि आपने मेरे पेन को थर्ड पर्सन को सेल करा है ना। जिस टाइम पे आपने मेरे से डायरेक्टली खरीदा था वो प्राइमरी मार्केट में काउंट होगा, लेकिन वहीं पे आपने उस पेन को थर्ड पर्सन को सेल करा है, तो वो आपका काउंट होगा किसमें, सेकेंडरी मार्केट में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट का और सेकेंडरी मार्केट का। अब चलो ठीक है, ये चीज भी अगर क्लियर हो जाती है, तो आपने एक चीज सुना होगा थोड़ा सा आगे आगे, मतलब अभी और भी चीजें क्लियर होंगी, ऐसा नहीं है। तो ये एक मेरा बेसिक कंसेप्ट था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। क्योंकि अभी अगर आपने देखा हो कि यार ये आईपीओज क्या होते हैं, एफपीओज वगैरह की, यार इस कंपनी के आईपीओ आ रहे हैं, इस कंपनी के वो आ रहे हैं, तो उन सबको अगर अभी आप देखेंगे ना, तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी, इक्विटी शेयर वगैरह ये सब, है ना। क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग के बाद ही तो वो आता है ना, मतलब जस्ट लाइक जैसे टीजर टीजर था, अभी फिल्म करें बाकी है। तो अभी देखते हैं। देखो बेसिकली अगर जस्ट लाइक जैसे आपने अभी आईपीओ और एफपीओ से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं। आपने जिस टाइम पे एक वो स्कैम 1992 की सीरीज देखी हो, तो आपको वहां पे एक टर्म काफी अच्छे से देखने को मिली होगी, ब्रोकर, ब्रोकर जोबर वगैरह ये सब, है ना। तो ब्रोकर अगर हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं, तो आपको क्या समझ आता है, ब्रोकर का क्या क्या काम आप समझ पाते हैं, मतलब ये काम होता है ब्रोकर का, अगर आप बताएं तो। ब्रोकर ये होता है, ये काम करता है, ब्रोकर दलाल, हाँ एग्जैक्टली। है उसको बेचवाना हो तो मैं ब्रोकर के थ्रू अपना फ्लैट को सेल करवा सकती हूँ। हाँ एग्जैक्टली आप ब्रोकर के थ्रू सेल करवा सकते हैं, बहुत सही सर बहुत सही। बेसिकली सर ब्रोकर सर मेडिएटर बिटवीन द कंपनी एंड द जनरल पब्लिक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत सही बहुत सही। देखो देख रहे हो इकोनॉमिक्स के टर्म्स कितनी इजी हैं, हम उनको ऐसा समझते हैं इकोनॉमिक्स को कि यार ये क्या हुआ है, मैंने मतलब, लेकिन कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स। सिंपल वे में अगर उसको लाइफ से कनेक्ट करो तो कुछ नहीं है वो सिंपल। ब्रोकर का मतलब हमको क्या समझ रहा है, मतलब एक बीच का दलाल, जैसे मैं हमने लिखा दलाल, दो तरफ से प्रॉफिट लेता है मतलब दलाल इन द सेंस कि अगर जस्ट लाइक मेरे को अगर रूम भी लेना हो कहीं पे भी किसी भी इलाके में, ये जस्ट लाइक मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, अगर मेरे को दिल्ली में रूम लेना हो तो मैं ब्रोकर को अप्रोच करूंगा। तो ब्रोकर क्या करता है उसमें, ब्रोकर प्रॉफिट कमाता है, मतलब जस्ट लाइक क्या करता है, उसको रूम्स पता होते हैं कहाँ है कहाँ नहीं, उसको बैठे बिठाए पैसे मिल जाते हैं, है ना। बस उसने क्या कर रखा होता है, उसके पास सारे मालिक के नंबर होते हैं, जितने भी रूम ओनर वगैरह हैं, तो उसके पास वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरा, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों, क्योंकि जितने भी फ्लैट ओनर्स या जितने भी रूम ओनर्स हैं, मैं उसके पास चला जाता हूँ तो वो काफी अच्छे से मेरे को दिला देता है। लेकिन वहीं पे मैं अगर खुद ढूंढूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा। तो सिंपल वो उसी चीज के पैसे कमाता है मेरे से, क्यों किस चीज के, कि उसके पास नंबर्स हैं सारे ओनर्स के, है ना। जब वो, तो ब्रोकर क्या करता है, बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है वहां पे, है ना। और सिंपल क्या कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, अंधे पैसे कमा रहा है, ऐसा समझो, है ना। तो सेम ब्रोकर हमारे अगर हम देखते हैं, तो ब्रोकर यहाँ पे भी वही काम करता है, स्टॉक मार्केट बोलते हैं जिसको, अगर आपने देखा हो तो अभी क्वेश्चन भी आया था बीएसई और एनएसई के ऊपर प्रीलिम्स में, है ना। तो अभी देखेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के वगैरह बारे में भी, कि ये बीएसई एनएसई वगैरह क्या होता है। लेकिन अगर किसी कंपनी को मार्केट से पैसा लेना हो तो क्या करता है, वो अपने शेयर्स इशू करता है ना, अपने शेयर्स वगैरह, कि हाँ चलो ठीक है मैं अपनी कंपनी के इतने शेयर बेचता हूँ तो मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, है ना। मेरे को मतलब जस्ट लाइक 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मैं उतने रुपए के शेयर जनरेट कर दूंगा मार्केट में, 10,000 करोड़ रुपए के। अब मेरे को वो शेयर कंपनी से लेने हैं। अब यार कंपनी तो मेरे को मतलब वो अपने जो शेयर्स है वो कहाँ इशू करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। अब उनमें भी डिफरेंस देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल इतना समझ लो कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पे कंपनीज अपना शेयर्स को
इशू करती हैं कि हाँ, कि हमको मतलब उनको जितने पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो टाइम टू टाइम अपने शेयर्स को इशू करती रहती हैं, है ना, जिसको जिस टाइम पे भी जरूरत पड़ती है। अब एनएससी और बीएससी में क्या डिफरेंस है वो अभी हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सिंपल अभी ये देख लेते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे वो अपने शेयर्स को इशू करती है। अब यार मैं तो डायरेक्टली उस पर नजर गड़ाए रह नहीं सकता, क्योंकि आप ऐसा समझो ना, जस्ट लाइक जैसे हम तत्काल ट्रेन की बुकिंग करते हैं, तत्काल ट्रेन की बुकिंग जिस टाइम पे हम 10 बजे करते हैं तो एकदम से भाई साहब क्लिक करते ही सारी सीट बुक, पता ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें से कुछ सीट एजेंट लेके बैठे होते हैं, कुछ रेलवे की क्योंकि अगर आप रेलवे स्टेशन से कराएंगे तो ज्यादा जल्दी होगा, वहीं पे आप ऑनलाइन अपने घर पे कर रहे हैं आईआरसीटीसी के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू, तो आपको सीट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आपको नहीं मिलेगी सीट। लेकिन वहीं पे आप किसी एक एजेंट के थ्रू अपनी तत्काल की टिकट बुक कराते हैं 10 बजे 11 बजे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं और मे बी आपकी सीट कंफर्म भी मिलती है आपको, है ना। अब वो मैं उस पर नजरें गड़ा के तो नहीं बैठा हूं कि यार इस टाइम पे इतने इस ये कंपनी शेयर इशू कर रही है या ये कंपनी शेयर इशू करेगी या ये करेगी, तो वहां पे मेरा ब्रोकर काम करता है। तो ब्रोकर क्या करता है, जो कि खरीदने का और सेल करने का काम करता है, बट मतलब किस चीज पे उसको कमीशन चाहिए होता है ना, उसका काम ही वही है, वो कमीशन के बेसिस पे काम करता है मेरे लिए, कि वो मेरे लिए शेयर्स को स्टॉक करके रख लेता है, फिर मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर वो मेरे को खरीद के दे देता है। क्योंकि भाई मतलब एलआईसी के अगर शेयर आएंगे तो हर कोई खरीदना चाहेगा, है ना, अगर रिलायंस का आएंगे तो हर कोई खरीदना चाहेगा। अब मेरे को तो अदर भी काम है, तो मैं उस पर नजर गड़ाए तो नहीं बैठूंगा, तो वो मेरे लिए ब्रोकर काम करके देगा और मैं उसको कमीशन दूंगा, वो आपको फुल सर्विस प्रोवाइड करेगा, सिंपल, है ना। अब वहीं पे जोवर आ जाता है, जोवर, जोकर नहीं जोवर, है ना, जोवर का भी काम करता है कौन, हर्षद मेहता, इसमें स्कैम 1992 में करता है ना जोवर का काम। जोवर क्या होता है, ये होता है ब्रोकर का भी ब्रोकर, मतलब समझ रहे हो, ब्रोकर अब इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने अपना ब्रोकर रख रखा है खुद का एक पर्सनली, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोवर, है ना, जो कि ब्रोकरिंग का काम किसके लिए करता है, ब्रोकर के लिए, है ना। तो ध्यान रखना, ये ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है, क्योंकि ब्रोकर तो अब राजा लोग हो गए हैं, है ना, तो इसको ध्यान रखना। इसको बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जोबर को किसी और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, नाम थोड़ा अटपटा सा है लेकिन मैं बता देता हूँ, तारा वन्नीवल्ला, कुछ ऐसा करके नाम है जोबर को, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जोबर काम करते हैं उनको बोलते हैं क्या, तारा वनीवल्ला। ये ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऐसी ही है ना। इनका डायरेक्टली, अब यार मैं हूं, मेरा तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है ब्रोकर से, अब ब्रोकर का जोबर से कॉन्टेक्ट है, तो इस वजह से मेरे को क्या पता चला, जोबर का डायरेक्टली कोई कॉन्टेक्ट पब्लिक से नहीं होता है, ये ध्यान रखना, है ना। जोबर का डायरेक्टली कोई कॉन्टेक्ट पब्लिक से नहीं होता है, ये काफी अच्छे से ध्यान रखना। अब इसी जोबर को लंदन लंदन में भी लंदन के स्टॉक एक्सचेंज होंगे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, तो इसी जोबर को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट मेकर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी खेलता है और टर्म के साथ खेलता है, जस्ट लाइक 2021 में मेंस में, मैं हमेशा एग्जांपल दे देता हूँ, 2021 में मेंस में जीएस वन के अंदर सेकंड नंबर का क्वेश्चन था सरकम पैसिफिक बेल्ट। अगर जिसको रिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का सेकंड नाम ध्यान नहीं आ रहा होगा वहां पे कि उसको सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को अच्छे से डील नहीं कर पाया होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन था 150 शब्द में, है ना। तो इसलिए अदर नाम पता होना भी थोड़ा सा जरूरी है ना, क्योंकि वो मेंस में ही खेल गया और 10 नंबर का क्वेश्चन था 150, और इजी क्वेश्चन था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वल्कनिज्म और अर्थक्वेक के ऊपर डायरेक्टली, है ना। लेकिन हमको क्या पता होता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जीसी लियो में डायरेक्टली लिखा हुआ है सरकम पैसिफिक बेल्ट, है ना। तो इसलिए इसी जोबर को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट मेकर के नाम से जाना जाता है, और इसी जोबर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना इस चीज को भी, कि इसी जोबर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको ये छोटी बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं भी हुई हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं और कोशिश करूंगा, है ना। थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे, चीजों को देखते हैं, चीजें क्लियर हैं कि नहीं है। क्लियर है सर, आगे बढ़िए। ठीक ठीक।
अब मैं कुछ मतलब जो प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड कुछ मैंने अभी आपको बताया था, देखो हमेशा कनेक्टिंग करना, मैंने अभी आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस बताया था। तो अब प्राइमरी मार्केट में चीजें जो होती हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ, है ना। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। प्राइमरी मार्केट के अंदर चीजें वो आएंगी जो कि डायरेक्टली कंपनी आपसे डील कर रही है ना। कंपनी का डायरेक्टली डीलिंग है पब्लिक से। जस्ट लाइक एक होता है पब्लिक इशू, जिसको हम आईपीओ के नाम से भी जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ध्यान रखना, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर रिलायंस इंडस्ट्री अपना कोई आईपीओ इशू कर रही है तो वो देखो बहुत अच्छे से एग्जांपल भी क्रिएट हो जाता है। क्या आई मतलब प्रीलिम्स का स्टेटमेंट भी आ जाएगा, आईपीओ कम्स अंडर सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो ध्यान रखना, आईपीओ आते हैं प्राइमरी मार्केट में। क्यों? क्योंकि कंपनी की डायरेक्ट डीलिंग हो रही है पब्लिक के साथ, ना कि किसी थर्ड पर्सन के पास, है ना। वहां पे डायरेक्टली कंपनी डील कर रही है मेरे साथ। अगर मैं उसके डायरेक्टली आई जस्ट लाइक जैसे आपके ग्रो एक ऐप है या कोई भी पेटीएम का मनी ऐप है, तो उसमें वो अपने स्टॉक मतलब आईपीओ निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो डायरेक्टली कंपनी मतलब पीपल से पैसे लेती है ना। तो वहां पे उसने डायरेक्टली डीलिंग करी मेरे साथ, तो ये क्या है? प्राइमरी मार्केट। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि उसने मतलब डायरेक्टली मेरे से पैसा लिया कंपनी से, मतलब मैं उसमें खरीदता हूँ ना। अब मैं बाद में बताऊंगा वो चीज की फेस वैल्यू ये सब क्या होता है क्या नहीं होता, वो अभी बाद की बात है, छोड़ो उसको, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में करेंगे उसको आगे जैसे ही चीजें आएंगे। तो अभी सिंपल इतना समझो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक मतलब जो कि डायरेक्टली डीलिंग हो रही है मेरी पीपल के साथ, वो किस में आएगा? प्राइमरी मार्केट में। तो आईपीओ इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मार्केट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर सर आप अब तक जितना समझा रहे हैं, हम्म। तो सर वो ना सब सर मैं पढ़ लिया हूँ, और जितना क्वेश्चन आप पूछते हैं उतना बन रहा, तो सर इसका मतलब सर मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। हाँ हाँ, बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छी चल रही है सर। आप काफी अच्छा कर रहे हैं, नहीं आप सर, सेल्फ कंपटीशन टफ देंगे। सेल्फ डाउट सर सेल्फ डाउट होता है ना कि नहीं नहीं, मतलब इतना काफी नहीं है, तो मतलब इतना जितना आप समझा रहे हो उतना सब कुछ मुझे पता है, तो मतलब अच्छी प्रिपरेशन है ना। हाँ हाँ, बहुत सही सर, बहुत सही। ओके, आप इसका थैंक यू सर। मतलब आप टॉप मारेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, थैंक आप रैंक रैंक होल्डर थैंक यू होंगे, सर। है थैंक यू ना। सर। अब वहीं पे एक सेकंड टर्म आती है राइट इशू। अब सिंपल, राइट का मतलब क्या होता है? अगर मैं जनरल वे में समझता हूं तो राइट का इशू होता है अधिकार, अधिकार इशू करना, है ना। अधिकार किसको इशू कर रहा हूं? जस्ट लाइक मैं पहले से ही किसी कंपनी में एक शेयर होल्डर हूं, मेरे पास उसके शेयर्स हैं पहले से ही। अब अगर वो मेरे से ही मतलब ये ध्यान रखना, ये डीलिंग हो रही है शेयर होल्डर के साथ, ये किसी एक पब्लिक से नहीं हो रही है ना। ये पब्लिक से डायरेक्ट मतलब इन द सेंस कि हो तो रही है दो व्यक्ति के बीच, इसमें कोई थर्ड पर्सन है नहीं, है ना। लेकिन ये डीलिंग हो रही है उन बंदों के साथ जिनके जिनके पास पहले से ही शेयर होल्डिंग है ना। वो कुछ राइट्स दे देते कि आप एक काम करो, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी हो जाएगी, मतलब इसमें आपका अधिकार हो जाएगा, लेकिन हमको इतने करोड़ रुपए चाहिए, है ना। तो ये जो राइट इशू है वो भी डायरेक्टली डीलिंग हो रही है पीपल के साथ, लेकिन वो उन पर्सन के साथ हो रही है जो पर्सन पहले से शेयर होल्डिंग है। तो उनके बीच में भी कोई थर्ड पर्सन नहीं है, उनके बीच में भी डायरेक्ट डीलिंग है। लेकिन वो डायरेक्ट डीलिंग किसके साथ है? जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स हैं, है ना। ये किसी आम जनता के साथ नहीं है, लेकिन है भले सी दोनों दो व्यक्तियों के बीच में ही, कोई यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है ही नहीं। बस एक रेस्ट्रिक्शन है कि ये एक आम नागरिकों के साथ नहीं है, ये सिंपल है उनके साथ जिनके पास किसी कंपनी का पहले से ही शेयर होल्डिंग है ना। तो दिस इज कॉल्ड राइट इशू, और राइट इशू ऑल्सो कम्स अंडर प्राइमरी मार्केट, है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग हो रही हो केवल उन व्यक्ति के साथ रही है जिनके पास पहले से ही उस कंपनी के शेयर्स हैं, है ना। अब चलो ठीक है, ये चीज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है कि ठीक है, राइट इशू हो जाता है, ये पब्लिक इशू आपका प्राइमरी मार्केट में आ जाती है। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ हम टर्म्स को देख लेते हैं, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, एक कुछ जस्ट लाइक जैसे ये क्वेश्चन भी आ रखे हैं शायद स्वीट शेयर वगैरह इन सब पे। एक स्क्रिप्ट शेयर होता है, एक स्वीट शेयर होता है, एक रोलिंग सेटलमेंट होता है, एक बदला होता है, एक होता है अंधा बदला, एक होता है फ्यूचर्स, एक होता है डिपॉजिटरीज, एक होता है स्प्रेड, एक कर्ब डीलिंग, एक एनएसएससी, डीम्यूचुअलाइजेशन। ये देखने में बहुत भारी टर्म लग रही है, लेकिन इनमें है कुछ नहीं, है ना, सिंपल, कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहला आता है स्क्रिप्ट शेयर। स्क्रिप्ट शेयर कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट शेयर वो है
अगर मेरे कंपनी में कोई पहले से ही शेयर होल्डिंग किसी बंदे के पास है, किसी एक पर्सन के पास है, और मैं उसको अपने और शेयर दे देता हूं बोनस के तौर पे, मैं उसको कुछ चार्ज भी नहीं करता हूं। मतलब अगर मेरी कंपनी में मान लीजिए जस्ट लाइक जैसे कोई भी जस्ट लाइक कोई भी जस्ट लाइक जैसे ये विवेक कुमार जी हैं, इनके पास मेरी कंपनी के पहले से ही शेयर्स हैं। अब मैंने अपनी कंपनी के और शेयर्स मार्केट में निकाले, लेकिन मैंने क्या करा, विवेक कुमार जी के पास पहले से ही मेरी कंपनी के शेयर्स थे और मैंने इनको ही वो शेयर्स दे दिए। मैंने इनसे कोई चार्ज वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया, एक्स्ट्रा चार्ज इन द सेंस, है ना। मैं उनको ही दे देता हूँ, है ना, विदाउट एनी चार्ज, एक बोनस शेयर के तरीकों में। जस्ट लाइक जैसे दीपावली आई, मैंने पूछा विवेक कुमार जी कितने शेयर्स हैं, जस्ट लाइक हाइपोथेटिकली बोला 20 शेयर है यार मेरे पास, तो मैंने बोला एक काम करो 25 रखो, है ना। तो इस तरीके से मतलब एक बोनस शेयर करके दे दिया, है ना। मतलब इनको मैंने बोनस दे दिया, जस्ट लाइक ऐसा होता है ना कंपनीज का, दीपावली आती है, उनकी सैलरी कितनी होती है पर्सन की, मान लेते हैं 50,000, तो कंपनी उनको दे देती है 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, चलो ठीक है आपका बोनस है दीपावली बोनस। तो इसको आप बोनस शेयर के नाम से भी जानते हैं, बोनस शेयर की। इसके एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, मेरे रूम में टायर हूँ खोल। पूछा था विशाल आगे पानी तो चलेंगे अपनी लड़की को गिटार के लिए साथ में, अंकल ने पैक करके दी, कोक से बनाया, कोक तो बनाया तो मैं वैसे भी अच्छा ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट शेयर वो होता है। अब सिंपल वहीं पे एक स्वेट शेयर आता है, स्वेट, है ना। सर मैं बोल अब रहा हूँ स्वेट, इसमें तो कंपनी, हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। स्क्रिप्ट शेयर में तो, सर स्क्रिप्ट शेयर में तो कंपनी का लॉस हो जाएगा फिर, नहीं नहीं बोनस देखो देगा कंपनी, तो। नहीं देखो अब आप, मैं हाइपोथेटिकली वैसे बता देता हूँ, अगर आपको कंपनी दीपावली के टाइम किसी व्यक्ति को बोनस देती है तो उसको लॉस होता है। मैं सिंपल वैसे बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा स्क्रिप्ट शेयर के बारे में। ऐसे ही तो लॉस नहीं होता, लेकिन उसको कंपनी का शेयर दे रहे तो शेयर उसको देना तो होता लॉस है, होगा। हाँ एग्जैक्टली वो होता है। अब मैं आपको तो बता सर देता सर हूँ। सर बोनस का तो मतलब ये है ना कि आपका अबव प्रॉफिट आपको हुआ है, प्रॉफिट से अबव मतलब आप कमाए हैं तो दे रहे एग्जैक्टली हैं वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। नहीं ये सही बोल रहे हैं आप। आपने अच्छे से पढ़ी है इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर, मुझे लग रहा है। तुर्की तो एक बार और बताइए, देखो आपने सही बोला है, बहुत सही बोला है आपने। नहीं एक बार सर, और मैं बताइए। तो आपसे सर सुबह भी सर कंसर्न किया था ना सर, मैं पढ़ लिया हूँ सब कुछ, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इंग्लिश में। हाँ तो अब एक्सप्रेस करिए, हम आपको मौका दे रहे हैं, करिए एक्सप्रेस आप अपने आप को। नहीं सर, डर लगता है सर कि गलत हो अरे जाएगा किस कुछ। चीज का डर है, चीज का डर है, आ जाएगा। कोई कुछ नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए, आप बोलिए बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, गलत भी बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली सर बताइए बोनस itself indicates that you are earning above than the profit which you estimated before. हम्म, हाँ ये था सर। सही बात है सर एग्जैक्टली। बहुत डर लगता है सर। नहीं नहीं सही बात है सही बात है। देखो क्या हुआ कि जस्ट लाइक जैसे कंपनी ने मतलब जितने उसको शेयर दिए थे और जितना उसका उसको जरूरी था, उससे उसने मान लो कि उसने वहां से उसने दुगना पैसा कमा लिया है ना। तो वो उस बंदे को बोनस के रूप में वो कुछ और शेयर भी दे देता है, उसका लॉस नहीं हुआ है, उसने बेनिफिट कमाया है। उस बेनिफिट को कमाने के लिए उसने मतलब ऐसा होता है ना, पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए बोनस। अब मान लो कि अगर मेरे को किसी कंपनी ने बोनस शेयर दे दिया, तो मेरी जान पहचान दूसरे और इन्वेस्टर से होगी, तो मैं उनको भी बताऊंगा अरे नहीं यार ये बोनस शेयर भी दे देता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, तो उस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट आएगा ना। तो बोनस शेयर एक तरीके से अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू भी बन जाता है ना, कि अट्रैक्शन इन द सेंस कि हाँ। तो हाँ प्लीज बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। सर ठीक ठीक है, ठीक समझ गया। हाँ हाँ। अभी वहीं पे स्वीट शेयर हो जाता है। स्वीट शेयर किसको बोलते हैं, अब वो स्वीट शेयर वो नहीं मीठा मतलब मिठाई वगैरह ये सब, है ना। तो स्वीट शेयर इन द सेंस कि जस्ट लाइक जैसे मेरी कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल उन्हीं को ही शेयर दे दूं बिना किसी चार्ज के, है ना, मैं उन पे इन द सेंस कोई भी ऐसा कोई चार्ज नहीं देता हूँ, है ना। मतलब मेरे को शेयर बेचने हैं, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने पब्लिक में ना शेयर इशू करके मैंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को ही वो शेयर दे दिए हैं।
दिस इज कॉल्ड स्वीट शेयर, है ना। जो मेरे वहां पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं मेरी कंपनीज में, मान लो कोई मैनेजर लेवल पे या कोई किसी या सीईओ है या कोई भी जनरल मैनेजर इन द सेंस कोई भी है, मैं उन व्यक्ति को अपने कंपनी का शेयर इशू कर देता हूँ। डेट्स कम अंडर स्वीट शेयर, है ना। अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान टर्म थी, कोई दिक्कत नहीं है। एक रोलिंग सेटलमेंट आता है। रोलिंग सेटलमेंट किसी को पता है तो प्लीज बताइएगा। ये टर्म 2001 की आसपास की निकली हुई है। मैं बताऊं सर? हाँ हाँ, बताइए बताइए। नहीं तो कोई बताए तो बता ले। हाँ रोलिंग हाँ, सेटलमेंट बताइए। में सर कुछ नहीं होता, ये होता है जैसे आप हम मैं और आप लोग अगर शेयर एक्सचेंज करते हैं तो पहले क्या होता था, टाइम लगता था, मतलब आपके शेयर और मेरे शेयर एक्सचेंज होने में। अभी क्या हो गया कि तुरंत हो जाता है। तो सिंपल वे में यही होता है रोलिंग सेटलमेंट। अभी शायद T+2 सर का फार्मूला चल रहा है। यस सर कुछ T2 3 ऐसा ही कुछ है। हाँ, 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर आपके वो सेटलमेंट हो जाएगा। अब कुछ सेटलमेंट अभी, हाँ। हाँ हाँ, मतलब इन द सेंस कि अगर विवेक कुमार जी के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं या मेरे पास हैं, तो अगर मैं करना चाहूँ इन द सेंस कि एक्सचेंज, है ना, सेल एंड परचेज, हम्म। तो वो मतलब एकदम, मतलब अभी तो वैसे काफी पहले काफी टाइम लगता था, इन द पहले 5-5 दिन या उससे ज्यादा लग जाते थे, है ना। तो यस उस चीज सर को, हर्षल मेहता सर इसी का गलत यूज किए थे सर। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हैं। अब जिसने स्कैम 1992 देखी है तो वो काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन हाँ, सिंपल वे में इसको ऐसा समझ सकते हैं कि शेयर का एक्सचेंज, है ना, आपस में, है ना, तो वो रोलिंग सेटलमेंट में आ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बदला की बात करता हूँ, तो बदला क्या होता है कि बदला किसी को पता है? बदला तो हम सिंपल ऐसे जानते हैं कि यार किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करा है, भाई बदला लेना है। उस लड़की ने या लड़के ने मुझे छोड़ दिया, बदला लेना है। तो यहाँ पे क्या बदला कहलाएगा? कुछ लोग यूपीएससी सिर्फ बदला के लिए करना है, तो यहाँ पे क्या वो बदला है कि दूसरा बदला है? आइए सर, आगे करिए क्लास, बताइए आप ही। देखो, टी यहाँ पे जैसे बहुत, मैं बताइए टी बताइए प्लस बताइए। टू सेटलमेंट आया था बदला सिस्टम के को रिप्लेस करने के लिए। तो हम्म। अभी तो शायद T+1 हो गया। तो इसमें ये था कि बहुत टाइम लगता था स्टॉक मार्केट में, जो ट्रांजेक्शन थे तो उनको कैरी फॉरवर्ड करते थे। वो हम्म। बदला जो आप बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली हम्म। एक कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे कंपनीज में मतलब शेयर लिया रहता है, फिर कंपनी का आपस में वो शटल कर लेता है, मतलब बदल देता है, वो इसको दे दिया इसको दे दिया, फिर देन फाइनली सेटल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मैं गैस कर रहा हूँ। सॉरी। ट्रांजेक्शन कैरी फॉरवर्ड होते थे, मतलब ओवर अ हाँ, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो, इसमें सिंपल कुछ नहीं है। बदला सिस्टम और अंधा बदला में सिंपल ये डिफरेंस है। बदला में क्या होता है, जो खरीद रहा है ना, इन द सेंस कि कुछ शेयर्स वगैरह ये सब, उसकी, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना बस एक सिंपल टर्म, बदला। बदला में बी फॉर बायर, यानी कि जो खरीद रहा है वो पोस्टपोनमेंट चाहता है ट्रांजेक्शन में, है ना, कि 2-4 दिन बाद या 10-5 दिन बाद या जो भी। इस प्रोसेस को कहा जाता है बदला, कि जिस टाइम पे जो शेयर्स वगैरह जो भी खरीद रहा है वो पोस्टपोनमेंट चाहता है ट्रांजेक्शन में, दैट्स कॉल्ड बदला। लेकिन वहीं पे अंधा बदला क्या हो जाता है, जिस टाइम पे सेलर चाहता है, जो शेयर्स वगैरह जो भी कुछ भी इशू कर रहा है, तो वहां पे वो बंदा जो कि सेल कर रहा है ना, वो पोस्टपोनमेंट चाहता है ट्रांजेक्शन में, उसको अंधा बदला कहा जाता है ना। सिंपल कुछ नहीं है। बदला में जो कि बायर है वो ट्रांजेक्शन में पोस्टपोनमेंट चाहता है, वो बदला कहलाया जाएगा। अंधा बदला जहां पे जो सेलर है, जो कि बेच रहा है, वो पोस्टपोनमेंट चाहता है ट्रांजेक्शन में, वो अंधा बदला कहलाया जाएगा, है ना। जो T+1 और T+2 की बात कर रहे थे, वो रोलिंग सेटलमेंट में हम काफी अच्छे से देख रहे थे, है ना। अच्छा, फ्यूचर्स बताइएगा। फ्यूचर्स, फ्यूचर्स हम ऐसे समझते हैं ना, अरे यार तेरा तो फ्यूचर बेकार है, अच्छा है, ये है वो है, तो यहाँ पे फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर बेसिकली नाम से जैसे पता लग रहा है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है किसी भी स्टॉक का या किसी भी कमोडिटी का। तो फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या होगी उस हिसाब से आदमी पोजीशन लेता है, शॉर्ट पोजीशन लेता है, लॉन्ग पोजीशन जो भी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो बेसिकली क्या होगा
कि मैंने मतलब कुछ भी मान लेते हैं, जस्ट लाइक मैं वैसे एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मेरे को कार लेनी है, मेरे को फॉर्च्यूनर लेनी है, और मैंने फॉर्च्यूनर पे क्या करा कि मैंने डेट डिसाइड कर ली कि जस्ट लाइक कि आज अगर कितनी तारीख है यार, मैं तो तारीख भी भूल गया, 11 तारीख है। और 11 तारीख में मैंने बोल दिया कि भाई एक काम करते हैं कि 13 मतलब 15 तारीख में मेरे को उसकी वो चाहिए, लेकिन डील मैं आज कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी वाले ने मेरे को बोला भाई एक काम करना, हम तुमको फॉर्च्यूनर तो देंगे लेकिन आज के प्राइस पे नहीं, जो भी फ्यूचर में उस टाइम पे जो प्राइस होगा उसके प्राइस पे आपको देंगे, है ना। जिस टाइम पे वो जो ट्रेडिंग है शेयर्स की, वो फ्यूचर प्राइस पे कोट करके मेरे को दी जाती है ना। लेकिन वो डेट पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन मे भी हो सकता है मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन आ जाए, मान लो कि आज फॉर्च्यूनर मेरे को 50 लाख की पड़ रही है और परसों 15 तारीख में जिस टाइम पे मैं फॉर्च्यूनर ले रहा हूँ वो मेरे को 60 लाख की पड़े, तो 10 लाख का तो उसको घाटा आ जाएगा ना। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से मैं कंपनी से कार ले रहा हूँ, फॉर्च्यूनर ले रहा हूँ, है ना। तो सेम इसी में फ्यूचर प्राइसेस पे शेयर्स को कोट करके शेयर्स को अलाउ कर देना ट्रेडिंग पे, जो कि प्री डिटरमाइंड डेट्स के लिए, है ना। मतलब जस्ट लाइक जैसे डेट पहले से ही डिसाइड कर ली है हमने कि उस टाइम पे इतने शेयर्स वगैरह होंगे, डिलीवरी होगी इन शेयर्स की, है ना, ए टू जेड। अब जो प्राइस होगा वो डिपेंड करेगा फ्यूचर्स पे, है ना, मतलब फ्यूचर प्राइस पे, मार्केट फ्लक्चुएशन पे, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई चीजों पे, है ना। दैट्स कॉल्ड फ्यूचर्स, है ना। अब वहीं पे एक और, चलो ये चीज तो अब थोड़ा सा पुरानी हो गई है बट कोई दिक्कत नहीं है, एक डिपॉजिटरी टर्म्स होती थी, अगर किसी को पता है तो प्लीज बताइएगा। डिपॉजिटरीज कुछ नहीं है बट ये इतना लार्ज स्केल पे यूज अब मतलब इन द सेंस कुछ नहीं कि जिस टाइम पे आपके स्टॉक्स को पेपरलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो डिपॉजिटरीज कहलाती है ना। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, आपने सुना होगा ना, डीमेट अकाउंट ओपन करिए, आप एंजल ब्रोकिंग ऐप पे डीमेट अकाउंट ओपन करिए, आप ग्रो ऐप पे डीमेट अकाउंट ओपन करिए, आप पेटीएम मनी बैंक पे डीमेट अकाउंट ओपन करिए। डीमेट का फुल फॉर्म क्या है? डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स, शॉर्टली डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स ओनली। डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब कि वो आपके शेयर्स पेपर्स की फॉर्म में आपके पास, अगर आपने खरीदे हैं किसी के शेयर्स, मान लो रिलायंस के, तो आपको रिलायंस डिलीवर थोड़ी कर रहा है कुछ शेयर्स वगैरह ये सब, आपके पास पेपर, मतलब इन द सेंस की आपको तो वो आपने ग्रो ऐप के थ्रू वो चीजें खरीदी, आपके रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? वो जिसने आपका बीच में करा है चीजें, है ना। तो वहां पे यानी कि जो एक तरीके से डीमेटेरियलाइजेशन हो जाना शेयर्स का, है ना, दैट्स कॉल्ड डीमेट, और उसको ही हम डिपॉजिटरीज बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है ये। इसके लिए आपको शेयर्स वगैरह खरीदने होते हैं, आपको अकाउंट भी मतलब अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है अलग से, डीमेट अकाउंट वगैरह। आप किसी भी ऐप के थ्रू ये सब कर लेते हैं, है ना। ऐसा इसमें इतना कुछ है भी नहीं, है ना। स्प्रेड सुना होगा आपने, स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड अगर हम आम शब्दों में जानते तो ये मानते हैं कि मतलब गैप इन द सेंस क्या, कि स्प्रेड फैलना, फैलाव, स्प्रेड। तो यहाँ पे स्प्रेड का क्या मतलब है अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात कर रहा हूँ तो? जो भी बिडिंग की प्राइस और जो भी सेलर और बायर की जो भी प्राइस है ना, उसके बीच में जो भी डिफरेंस है उसको स्प्रेड कहेंगे। हाँ एग्जैक्टली जिसपे जस्ट लाइक जैसे जोबर या ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर क्या करता है भाई, सिंपल कुछ नहीं, कभी कभी कुछ ब्रोकर होता है ना कि 10,000 में खरीदा और आपको 20,000 में दे रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट नहीं होता, यहाँ पे आपके शेयर्स हो जाते हैं, है ना। वो डिफरेंस जिस पे शेयर्स को बाय करा गया है, सेल करा गया है, वो डिफरेंस आपका स्प्रेड कहलाता है, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब एक कर्ब डीलिंग आती है। कर्ब डीलिंग का क्या मतलब होता है? KERB, कर्ब डीलिंग, इसका क्या मतलब है? ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म है, ये पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। मैं इसलिए जल्दी से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, 9-3 हो गए। कर्ब डीलिंग क्या होता है, अगर कोई बताए तो प्लीज। कर्व डीलिंग कुछ नहीं होता है। कर्व डीलिंग का मतलब ये होता है जिस टाइम पे जस्ट लाइक जैसे अगर हम शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं, तो शेयर्स वगैरह जब हम इशू कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, इन सब पे इशू करते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आपका स्टॉक्स का ट्रांजेक्शन वगैरह अनऑफिशियली होता है ना,
या अनऑफिशियली इन द सेंस कि आपका जस्ट लाइक एनएसई पे तो हो रहा है, उसका एक टाइम रहता है ना कि 3 बजे तक ये खुलेगा, बीएसई 10 बजे से इतने बजे तक। आपका अनऑफिशियली अगर आपका स्टॉक्स का डीलिंग हो रहा है नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स के बाद, दैट्स कॉल्ड कर्ब डीलिंग। ध्यान रखना, अनऑफिशियली ट्रेडिंग आवर्स के बाद अगर आपका स्टॉक्स का डीलिंग हो रहा है, इसको हम कर्ब डीलिंग कहते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज बताइए, अभी छोटी छोटी काफी टर्म्स हैं, है ना। अब मैं आपको एक YouTube चैनल भी बताऊंगा और आप उसको काफी अच्छे से देखिएगा भी, वो शॉर्ट्स बनाते हैं, मैं नाम भूल गया, प्रतीक अग्रवाल, वो काफी अच्छा बंदा है, साउथ का है ना। एक हमारे ग्रुप में ही थे, एक क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, सुशील सर उनका वो फ्रेंड था। तो काफी अच्छे से इन सब के ऊपर बनाता है, वो शॉर्ट शॉर्ट में, तो आपको चीजें काफी अच्छे से और क्लियर भी होंगी। वो क्या करता है, एनिमेशन नहीं, वो एक तरीके से वीडियो फॉर्म करता है, जस्ट लाइक दो पर्सन है आपस में करके, वो मैं आपको सेंड करूंगा लिंक, तो उसमें देखिएगा, बहुत अच्छे से करता है वो, है ना। तो आप एक चीज बताइए, एक ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल से आप क्या समझते हैं? ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म है जो कि पता होनी चाहिए इसमें, है ना। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर हमको लगता है यार ये काफी बड़ी चीज है, लेकिन है छोटी छोटी चीजें, बट बहुत काम की चीजें हैं। Maximum capital that a company can raise. एग्जैक्टली है ना, मतलब वो मैक्सिमम लिमिट, है ना, जिस हद तक वो कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। जस्ट लाइक अगर जैसे हम हैं, हमारे भी तो एक कैपेबिलिटी है ना यार पढ़ने की, कि मैं, या जस्ट लाइक आप हो, आप 15 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ना। तो सेम ऑथोराइज कैपिटल में भी वो होता है कि ऑथोराइज, ऑथोराइज से ही समझ में आ रहा है ना, वो लिमिट जिस तक आपको ऑथोराइज करा गया है, इन द सेंस मतलब द लिमिट अप टू विच शेयर्स कैन बी इशूड बाय द कंपनी या इशूड बाय अ कंपनी, यानी कि जिस हद तक किसी कंपनी के द्वारा कोई शेयर इशू करे जाते हैं, वो ऑथोराइज कैपिटल कहलाता है। अब बाकी कैपिटल हम कल देखेंगे, पेड अप कैपिटल, ये हर बार आपको सुनने को मिलता होगा, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ग्रीन शू ऑप्शन, पेनी स्टॉक्स, वो अब हम कल करेंगे, है ना। अगर अभी भी कोई ऐसा कुछ डाउट है या लग रहा है कि मैंने कोई गलत बताया, तो प्लीज बता सकते हैं, क्योंकि हो जाता है ना, तो प्लीज